So, hello, what's up, party? Welcome back to STBZ and this is Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati. एंड गाइस ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो इस साल यूपी टेक काउंसलिंग 2026 में अपीयर होने वाले हैं। अगर आप होम स्टेट के हो तो भी आपको इस वीडियो को देखना है, और अगर आप अदर स्टेट के हो तो भी आप इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आप चाहते हो यहाँ यूपी के गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना, हमारे नोएडा गाजियाबाद की प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन लेना, तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज अभी क्या है कि अभी कल परसों की बात है, एकेटीयू वालों ने अपना एक काउंसलिंग के लिए नया पोर्टल लॉन्च कर दिया है और उसमें इन्होंने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी जारी कर दिया है। और इस साल बहुत ही स्ट्रिक्टली स्पेशल नोट देके जारी किया है कि किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेबल नहीं है और सिर्फ किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स ही एक्सेप्टेबल होंगे। उसमें कौन से अधिनियम के तहत क्या क्या चीजें लिखवाना जरूरी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट पहले लगने वाले हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट बाद में लगने वाले हैं। इन्होंने सबकी लिस्ट दे रखी है कि ये जो सर्टिफिकेट नंबर 9 एंड 10 है वो फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे लगेगी, बाकी के डॉक्यूमेंट्स पहले ही लगेंगे। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। एकेटीयू की जब काउंसलिंग शुरू होती है तो यूपी टेक की काउंसलिंग लास्ट ईयर टोटल 7 राउंड में कंडक्ट हुई थी, जिसमें 4 नॉर्मल राउंड हुए थे, एक इंटरनल स्लाइडिंग हुआ था जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर इंटरनल स्लाइडिंग के फंडे को कोई समझ गया तो लो रैंक पर भी एडमिशन पा जाता है। और उसके बाद से 2 स्पेशल राउंड्स होते हैं, स्पेशल राउंड 1 एंड स्पेशल राउंड 2। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली बात है कि इन राउंड्स में बैठने से पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही हम क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, और उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है ऑनलाइन ही, और हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मिलता है। अब क्या है कि जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होगा तब तक आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। अब इंपॉर्टेंट यही है कि चॉइस को फिल करने के लिए आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चॉइस फिलिंग का पोर्टल आपका तभी ओपन होगा जब आपका सारा का सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। अब अगर आपके डॉक्यूमेंट में कमियां हैं तो बार बार क्या करते रहेंगे, डिस्पेरेंसी भेजते रहेंगे और आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट करते रहेंगे, और पता चला कि आप राउंड 1 में ही नहीं बैठ पा रहे हो या राउंड 2 में ही नहीं बैठ पा रहे हो। जिसका जिसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाता है उसको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन ही नहीं दिया जाता है, और अगर चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं मिला तो फिर आप इन राउंड्स में नहीं बैठ पाओगे। एकदम सिंपल इनका फंडा है, और जो ये आप 1000 रुपए दे के आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे वो पैसा आपका डूब जाएगा, आपका इस साल एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि देखो इनकी काउंसलिंग नो डाउट राउंड 1 जनरली हो सकता है, बहुत हाई चांस है कि जुलाई में शुरू हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी शुरू हो जाएगा मई के लास्ट में। रजिस्ट्रेशन मई के लास्ट में शुरू हो जाएगा और लगभग 1 महीने का टाइम मिलेगा आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए। तो आपके पास रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद से आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनने में खुद में भी 1 हफ्ता 2 हफ्ता, कुछ कुछ तो 15-20 दिन भी लेके जाते हैं, डिपेंड्स ऑन द लोकेलिटी। अब इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिसके लिए आपको डीएम के भी सिग्नेचर लेने पड़ेंगे, तो ये थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा। तो अभी जो जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बोल रहा हूं सारे के सारे डॉक्यूमेंट पहले ही बनवा के रख लो, क्योंकि ये सारे के सारे कट टू कट आपके काउंसलिंग में पहले ही लगने वाले हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद, जैसे राउंड 4 का रिजल्ट आएगा उसके बाद से हमें फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ेगा, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ेगा। तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा लगेंगे, मैं उसकी लिस्ट अभी बता देता हूं, हम उसे बाद में बनवा लेंगे। एक बार फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए क्या ले जाना है उसकी वीडियो में बाद में ही बना दूंगा, पर अभी रजिस्ट्रेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उस पर हम बात कर लेते हैं, उसका फॉर्मेट देख लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दो। अच्छा, इससे भी एक इंपॉर्टेंट बात, चूंकि मैं ऑलरेडी बोल रहा हूं भाई साहब ये चैनल तुम्हारा है, मैंने अभी एक काइट पे वीडियो बनाई थी और मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि भैया जीएल बजाज पे वीडियो बना दो, तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में जीएल बजाज पर अब बना दूंगा। इसके अलावा तुम किस टॉपिक पर, किस कॉलेज पर वीडियो चाहते हो कमेंट बॉक्स में बताना, डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो जितना जल्दी पॉसिबल होगा बनाऊंगा। एसटीबीजी एक ऐसा चैनल है जिस पर तुम जिस तरीके का वीडियो चाहो बनवा सकते हो, बस तुम्हें डिमांड रखनी है कि भैया मेरे को इस पर वीडियो चाहिए। अब डिमांड कोई ऐसा मत रख देना कि जिस पर बोलने लायक ही कुछ ना हो, मतलब अच्छा कुछ है नहीं बोलने के लिए और बुरा बोल नहीं सकते, तो ये वाली चीज थोड़ी सी नेगलेक्ट हो सकती है। और भाई देखो 1,80,000 सब्सक्राइबर अपने चैनल के होने वाले हैं, अपन 2 लाख पे जल्दी
जल्दी पहुंचने वाले हैं। अब यहां तक तुमने ही पहुंचाया और आगे भी तुम ही लेके जाने वाले हो, तो भाई साहब इसमें देरी नहीं करना, फटाफट सब्सक्राइब कर देना और फटाफट जल्दी अपने दोस्तों को भी शेयर करना कि संदीप भैया का चैनल है, अपना चैनल है, जल्दी से इसे 2 लाख पार कराओ। तो चलो बच्चा पार्टी, अपन बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, विच इज हाईली हाईली इंपॉर्टेंट। अब अगर अपन बच्चा पार्टी डॉक्यूमेंट्स की बात करें ना, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें अभी चाहिए और किस किस फॉर्मेट में चाहिए, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें जस्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही पुट करने पड़ेंगे। वो कौन कौन से हैं? तो जेईई मेन का स्कोर कार्ड तुम्हारे पास पहले से ही अवेलेबल होगा, ये संभाल के रखना बेटा, क्योंकि आगे ऑलमोस्ट सारी काउंसलिंग में जेईई मेन का स्कोर कार्ड चाहिए ही चाहिए, फाइनल वाला जिसमें रैंक लिखा होता है, जनवरी अटेम्प्ट वाला नहीं, अप्रैल अटेम्प्ट वाले में जिसमें रैंक लिखा होता है। ओके, दूसरा 10th की मार्कशीट। भाई साहब ये अभी हम सॉफ्ट कॉपी अपलोड करेंगे, लेकिन आगे चल के ओरिजिनल अपलोड करने के लिए आपसे बोला जाएगा। अभी हम सॉफ्ट कॉपी अपलोड करेंगे, लेकिन आगे चल के फिजिकल रिपोर्टिंग में आप इसका ओरिजिनल लेके जाओगे फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम में। फिर उसके बाद हमें 12th चाहिए। रिजल्ट सबका आ गया होगा, अगर किसी का नहीं भी आया हो तो टेंशन मत लो, रिजल्ट जो है आपका मतलब ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अभी हम फिलहाल में तो सॉफ्ट कॉपी ही अपलोड करेंगे, लेकिन आगे चल के हम क्या करने वाले हैं, मतलब इसका ओरिजिनल लेके ही हम फिजिकल रिपोर्टिंग में जाने वाले हैं। अब जिन लोगों ने मार्कशीट अपने स्कूल से नहीं निकाली है, जैसे ही आपका आ जाता है ट्रांसक्रिप्ट, आप ओरिजिनल आपके स्कूल में जैसे ही मार्कशीट आ जाता है, आप उसे जाके वहां से लेके आइएगा, बिकॉज दैट विल बी रिक्वायर्ड। जिन लोगों का भाई साहब जिन लोगों की बैक आ गई है, या जिनका इंप्रूवमेंट है, या जिनका आरटीए, उनको क्या करना है? तो भाई साहब पहले तो देखो यार, अगर ऐसा केस है, अगर आप फेल हो गए हो या एक सब्जेक्ट में बैक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपका एडमिशन होगा। तो आप उसका इंप्रूवमेंट डाल दीजिए, और उसके बाद से क्या होगा कि स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में फिर से रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा, क्योंकि मिड में तो एंट्री अलाउ नहीं है अब यूपी टेक की काउंसलिंग में। तो स्पॉट में जो सीटें बचेंगी उस पर एडमिशन हो सकता है, अगर तब तक आपका रिजल्ट आ गया है तो इंपॉर्टेंट बात है। इनकम सर्टिफिकेट, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये किसको चाहिए? तो इनकम सर्टिफिकेट जो है उन बच्चों के लिए चाहिए जिनको टीएफडब्ल्यू सीट लेना है। अगर आप टीएफडब्ल्यू सीट लेना चाह रहे हो, या फिर आपको स्कॉलरशिप भी चाहिए, इन दोनों में से कोई भी एक चीज चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। स्कॉलरशिप के लिए आपका इनकम सर्टिफिकेट लेस देन 2 लाख होना चाहिए, 2 लाख से ज्यादा 2 लाख से कम होना चाहिए। एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो 2.5 लाख से कम का होना चाहिए। और टीएफडब्ल्यू के लिए अलग अलग नियम है, जैसे ट्रिपल एम वगैरह में 8 लाख तक का चल जाता है, यहां पर अगर आपका लेस देन 5 लाख है तो ज्यादा अच्छा है। तो टीएफडब्ल्यू सीट अगर आपको चाहिए तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना ही पड़ेगा, अपने पेरेंट्स का बनवाना पड़ेगा, जिसमें लिखा हो कि पूरे फैमिली का जो वार्षिक आय है, एनुअल इनकम है, वो इतने लाख से कम हो। जनरली हमारे यूपी वाले लोग तो 1 लाख 2 लाख से कम का ही बनवा लेते हैं, और वही ज्यादा सुटेबल भी रहेगा। तो अब देख लेना तुम्हारा कितने का है, तो इनकम सर्टिफिकेट हमें बनवाना पड़ेगा। अब इसके 2 फॉर्मेट है, दोनों फॉर्मेट मैं तुम्हें थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। इनकम, पहली पहली बात यहां पे ध्यान से सुनिए, जो क्लियर कट बात है। एक बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल द्वारा जारी प्रमाण पत्रों के प्रारूप पर विभिन्न श्रेणी के आरक्षण एवं आय प्रमाण पत्र भी उपयोग में लाए जा सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इन्होंने जो यहां पे फॉर्मेट दिया है, अगर आप इस पर बनवाते हो तो भी चल जाएगा, या फिर उत्तर प्रदेश सरकार जो हमारे ई डिस्ट्रिक्ट से बनता है, जो जन सेवा केंद्र वाले बनाते हैं ना, वही वाला ई डिस्ट्रिक्ट से ही जाके वो लोग बनाते हैं, और ई डिस्ट्रिक्ट से जाके वो लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। लेखपाल घर पे, मतलब लेखपाल क्या करता है, उसको फिजिकली वेरीफाई करता है, और उसके बाद से क्या होता है कि वो हमारा बन के आता है, और उसका रिकॉर्ड भी डिजिटलाइज रहता है। अनुक्रमांक नंबर डाल के या प्रमाण पत्र नंबर, सर्टिफिकेट नंबर डाल के उसको कोई भी कहीं से भी वेरीफाई कर सकता है। और एक्चुअली में स्कॉलरशिप में वही लगता भी है, इससे स्कॉलरशिप में काम नहीं चलता है। तो इन लोगों ने, अच्छी बात है कि इन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर कोई बच्चा ई डिस्ट्रिक्ट से बनवा के लेके आ रहा है तो वो चीज भी वैलिड है। तो एकदम ये वाला तो टेंशन छोड़ दो कि सर क्या सिर्फ इन्हीं के फॉर्मेट वाला ही वैलिड होगा, नहीं भैया, ई डिस्ट्रिक्ट वाला भी वैलिड है, और हमें जनरली ई डिस्ट्रिक्ट वाला ही बनवाना चाहिए, क्योंकि बिकॉज वो स्कॉलरशिप में भी यूटिलाइज हो जाएगा। और दूसरी बात है कि हम उसे दूसरे काउंसलिंग में भी यूटिलाइज कर लेंगे। और तीसरी, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि क्या बोलते हैं, वो बनवाना आसान है। इसमें तुम्हें चक्कर लगाने पड़ेंगे डीएम साहब के और बाकी अधिकारियों के, वहां कोई चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें 100 रुपए में अप्लाई करना है। लेखपाल खुद ही खुद वेरीफाई करेगा, और उसके बाद से तुम्हारा सर्टिफिकेट तुम्हारे हाथ में आ जाएगा 1 से 2 हफ्तों के अंदर। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसका जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इनकम सर्टिफिकेट की अगर अपन बात करें तो यहां पर जो है, मैं यहां पे तुम्हें दिखा देता हूं।
ए है इनकम सर्टिफिकेट, जिसमें इन्होंने साफ साफ बोला है कि ध्यान दें कि उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना 2026 के बाद का होना चाहिए, पुराने वाले फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, और 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, जिसमें साफ साफ लिखा रहेगा कि आपके जो फैमिली की जो मासिक आय है इतना है, आपके पेरेंट्स का जो है इन लोगों ने बनवाने के लिए बोला है। तो कुल मिलाजुला के आप ईडी स्टिक से अप्लाई करके भी इस इनकम सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं, और दैट विल बी आल्सो वैलिड फॉर योर स्कॉलरशिप। तो पहला जो है इनकम सर्टिफिकेट जो है हमारा 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, मतलब लेटेस्ट इसी साल का होना चाहिए। उसके बाद आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट देखना, ओबीसी का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है। जोसा में हम सेंट्रल गवर्नमेंट वाला लगाते हैं, लेकिन यहां पर हम यूपी गवर्नमेंट का लगाएंगे, और इसको भी हम ई डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करके बनवा सकते हैं। अब ध्यान रखना कि ये ओबीसी सर्टिफिकेट भी लेटेस्ट वाला होना चाहिए, पुराना वाला ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। यहां पे इन लोगों ने लिस्ट दे रखा है, लास्ट में तुम जाना। इसमें एक इंपॉर्टेंट बोला है स्पेशल नोट करके कि स्पेशल केयर है कि रिजर्वेशन इज अवेलेबल ओनली फॉर कैंडिडेट फ्रॉम उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बोल रहा हूं, किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन जो है, देखो अदर स्टेट वाले तो राउंड 1 से लेके राउंड 5 तक में एलिजिबल है ही नहीं, सिर्फ वो राउंड 6 और राउंड 7 स्पेशल राउंड में एलिजिबल है। पहली बात, अदर स्टेट वालों को किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन हमारे यहाँ यूपी में नहीं मिलने वाला है, सिर्फ होम स्टेट वाले बच्चों को ही रिजर्वेशन मिलेगा। और रिजर्वेशन को ऑप्ट करने के लिए जितने भी प्रकार के रिजर्वेशन है, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी मैं बात कर रहा हूं, कैटेगरी सर्टिफिकेट हम बनवा क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे यहां रिजर्वेशन है, हमारे लिए कुछ सीटें रिजर्व्ड हैं। किनके लिए सीटें रिजर्व्ड हैं? जिनके लिए सीटें रिजर्व्ड हैं, आपको रिजर्वेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा एक क्लेम करने के लिए कि भैया मेरी जो रिजर्व्ड सीट है उस पर मेरे को एडमिशन दिया जाए। अगर नहीं बनवाओगे तो क्या होगा? तो आपको ऐसा नहीं है कि एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको जनरल में शिफ्ट कर दिया जाएगा, और जनरल में शिफ्ट करके अनरिजर्व्ड सीट पर ही आपको एडमिशन सिर्फ मिलेगा। तो अगर आप अपनी कैटेगरी क्लेम करना चाह रहे हैं, आप अपने लिए रिजर्व्ड सीट का फायदा उठाना चाह रहे हैं, तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना ही पड़ेगा। बिना बनवाए भी एडमिशन हो सकता है, लेकिन फिर आपके कैटेगरी का फायदा नहीं होगा। इस बात को कान में डाल लीजिए। और अदर स्टेट वालों को किसी भी प्रकार की कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ओबीसी हैं, बिहार के हैं, तो कोई बात नहीं, यहां पे आप एज ए जनरल कंसीडर किए जाएंगे। आप ईडब्ल्यूएस हैं, बिहार के हैं, तो भी आप यहां पर एज ए जनरल ही कंसीडर किए जाएंगे। बात ध्यान में रखिएगा। किसको किसको कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना है? तो एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन सबका इतना इतना परसेंट का रिजर्वेशन है, और इस रिजर्वेशन को क्लेम करने के लिए इनको कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना है। इनफैक्ट सब कैटेगरी वालों को भी अपना सब कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना है। जैसे जो लोग फ्रीडम फाइटर हैं, आर्म फोर्सेज हैं और हैंडीकैप्ड हैं, उनको अपना बनवाना है। यूपी गर्ल में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि भाई वो तो आपके सर्टिफिकेट पे ही लिखा होगा मेल या फीमेल, तो इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन इन लोगों को अपनी सब कैटेगरी क्लेम करने के लिए भी अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। फ्रीडम फाइटर, आर्म फोर्सेस और फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट, इन सब का जो फॉर्मेट है वो दिया गया है, और उस फॉर्मेट के बिहाफ पे ही बनवाएंगे। अच्छा, इसमें जैसे यूपीएससी में जो पीडब्ल्यूडी वाला है, इसमें यूडीआईडी कार्ड भी होता है, लेकिन इस बार इन लोगों ने क्या बोला है कि नहीं, हमारे ही फॉर्मेट पर स्ट्रिक्टली बनवा के लेके आइए। इसका थोड़ा सा आपको ये जो चीज है आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अब मैं बात कर रहा था कैटेगरी में, तो कैटेगरी में सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है, वो है ओबीसी एनसीएल वालों का। भैया सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का चलेगा, ये ध्यान रखना। और इन्होंने एक बात और बोली है कि ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट इशू यूजिंग ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश ऑन 1 अप्रैल 2026। तो इन लोगों ने बोल रखा है कि ई डिस्ट्रिक्ट वाला भी ओबीसी एनसीएल चल जाएगा। सर्टिफिकेट इशू फॉर स्पेशल कॉज इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये ध्यान रखना, ये जो चीज है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो या तो आप इनके फॉर्मेट पे 1 अप्रैल 2026 का आप बनवा के लेके आइए, या फिर आप ई डिस्ट्रिक्ट वाला भी बनवा के लेके आएंगे तो भी चल जाएगा। बस यही दो फॉर्मेट में चलेगा, बाकी और कोई फॉर्मेट वैलिड नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ओबीसी सर्टिफिकेट यहां पर वैलिड नहीं है। उसके बाद अपन अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करें, तो यहां पर इन लोगों ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का बोल रखा है, ये इनका फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट पे भी बनवा सकते हैं, ई डिस्ट्रिक्ट वाले भी पेपर भी बनवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस वालों का। तो ईडब्ल्यूएस वाला जो है, आप वो इसको भी, ईडब्ल्यूएस वाले में भी टेंशन वाली बात नहीं है, आप ई डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, वहां से भी अप्लाई करके उसको बनवा सकते हैं। तो दैट्स नॉट इतना टेंशन वाली बात नहीं है ईडब्ल्यूएस की, अगर अपन बात करें तो। बाकी अगर अपन बात करें नेक्स्ट, उसकी बात कर लेते हैं, एक मिनट, लेट मी शो यू। ये ईडब्ल्यूएस में कौन कौन लोग आएंगे, तो इसका एकदम क्लियर कट इन्होंने बोल रखा है कि जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम हो,
साथ ही साथ एग्रीकल्चरल लैंड जो है 5 एकड़ से कम होना चाहिए, और आपका जो आवासीय फ्लैट, रेजिडेंशियल फ्लैट होना चाहिए वो 1000 स्क्वायर फीट या इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास कोई प्लॉट नहीं होना चाहिए नगर पालिका के अंदर 100 स्क्वायर गज का, या फिर अनुसूचित नगर पालिका के अंतर्गत 200 वर्ग गज या इससे ज्यादा का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए। अब अगर ये सारी चीजें आपके पास नहीं है, आपका इनकम इससे कम है, और ये जो 4-5 चीजें हैं, जो 4-5 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के पैरामीटर्स हैं, अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं है तो आप ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो चीज भी जो है हमारे यहाँ, मतलब या तो आप इनके खुद के फॉर्मेट पे जाके बनवा के लेके आइए, या फिर आप क्या कर लीजिए, जो यूपी गवर्नमेंट वाला है ई डिस्ट्रिक्ट से जो बनता है, आप उसे भी जाके क्या कर सकते हैं, अप्लाई करके बनवा सकते हैं। तो दैट्स अप, ईडब्ल्यूएस का तरीका यही है बनवाने का। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि और कौन सा हमें सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो हमें सब कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जिसमें आर्म फोर्सेस, फ्रीडम फाइटर और पीडब्ल्यूडी का है। पीडब्ल्यूडी में ध्यान रखने वाली जो बात है वो इन्होंने इस बार क्लियर कट बोला है कि हमें पीडब्ल्यूडी चाहिए, सिर्फ इसी और इसी फॉर्मेट में चाहिए, इसके अलावा और कोई फॉर्मेट जो है यहां पर वो नहीं है। हर सर्टिफिकेट के नीचे एक नोट करके लिखा है, और ये नोट जरूर पढ़ लेना, वरना बाद में रिजेक्ट हो जाएगा तुम्हारा, और बाद में तुम चाहे इनसे लड़ते रह जाओ कि नहीं सर ऐसा कैसे वैसा कैसे, ये कुछ नहीं सुनेंगे। तो इन नोट करके लिखा है कि यह प्रमाण पत्र इसके अतिरिक्त अन्य प्रारूप में मान्य नहीं है। तो अगर आपने जोसा के फॉर्मेट में बनवाया है तो डेफिनेटली देखना ये लोग नहीं मानेंगे। हालांकि यूडीआईडी कार्ड को पहले ये लोग ले लेते थे, इस बार ये लेंगे कि नहीं लेंगे उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पहले इन लोगों ने स्ट्रिक्टली ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। हालांकि फिजिकली ये वेरीफाई नहीं करते हैं, जैसे आईआईटी में क्या होता है कि अगर आप फिजिकली डिसेबल हो तो उनके खुद के हॉस्पिटल्स होते हैं, जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाते हो या फिर वो आपको एक डेट देते हैं और उसमें वो आपको बुलाते हैं, और कॉलेज में खुद चेक भी करते हैं कि जो आपने सर्टिफिकेट बनवाया है दैट इज फाइन और नॉट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्जी 40% या उससे ज्यादा डिसेबिलिटी उनकी नहीं होती है, लेकिन थोड़ा बहुत होता है तो भी वो 40% बढ़वा के थोड़ा सा अब तुम्हें पता ही है घूस घास वाला मैटर है ना, थोड़ा सा अपना बढ़वा के क्या करते हैं, खुद को पीडब्ल्यूडी घोषित करवा लेते हैं, और जो बेचारा एक्चुअली में पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट्स हैं उनका हक मार देते हैं। तो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए आईआईटीज में या टॉप के इंस्टीट्यूट्स में तो बहुत बढ़िया सुविधा है, वो अपने ही डॉक्टर पे भरोसा करते हैं, ना कि बाकी किसी और पे, क्योंकि उन्हें पता है कि सिस्टम कैसे काम करता है। लेकिन हमारे यूपी में क्या है कि ये चेक नहीं होता है, ये लोग अलग से पीडब्ल्यूडी वालों को फिजिकली बुला के वेरीफाई नहीं करवाते हैं, तो यहां पे थोड़ा सा चांस रहता था। तो शायद इस वजह से इन लोगों ने बोल रखा हो कि हमारे फॉर्मेट पे क्या करिए, आप बनवा के लेके आइए, और अब चूंकि इनके फॉर्मेट पे अब तुम ऑब्वियसली लेटेस्ट वाला ही बनवा के लेके आओगे, तो ये चीज इन लोगों ने बोल रखा है। तो जो लोग फिजिकल डिसेबल वाले हैं उनको ये करना है। बाकी जो लोग आर्म फोर्सेस के अंदर आते हैं, आर्म फोर्सेस के अंदर आते हैं, उनको क्या करना है कि वो जो रिटायर्ड हो चुके हैं या जो युद्ध में शहीद हुए हैं, अपंग हो गए हैं, या फिर उत्तर प्रदेश में वर्तमान में तैनात हैं, डजंट मैटर कि आप कहां के हो, अगर आपका डोमिसाइल यहां का नहीं भी है तो भी आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, आर्म फोर्सेस का फायदा मिल जाएगा अगर आप उत्तर प्रदेश में तैनात हैं तो। या फिर ऐसा है कि वो अगर आप यूपी के हो और अगर बाहर भी हो तो भी आप क्या कर सकते हो, इसके लिए बनवा सकते हो, और उसके लिए आपको अपने यूनिट कमांडिंग ऑफिसर से हस्ताक्षर करवाना पड़ेगा, या फिर अगर आप रिटायर्ड हो चुके हो तो जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पे जाके सिग्नेचर करवा के लेके आना पड़ेगा। और इसका पार्ट बी जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वेरीफाई करता है, और अगर आप चाहो तो पार्ट बी को स्किप भी कर सकते हो, उसके स्थान पर मूल निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो, तो वो भी चल जाएगा। तो ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये चीज है कि सब कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लगाना है। रूरल एरिया सर्टिफिकेट भी उन बच्चों के लिए, रूरल एरिया सर्टिफिकेट का फॉर्मेट इन लोगों ने दे रखा है, उन बच्चों के लिए है जिनका स्कूल गांव में है या नगर पालिका क्षेत्र के अंदर नहीं आता है। अब ये ध्यान रखना कि रूरल एरिया में क्या है कि मैं कई बार देखता हूं कि बच्चे ढंग से पढ़ते नहीं है। बच्चा क्या करेगा, दौड़ के रूरल एरिया सर्टिफिकेट बनवा के लेके आएगा, और बाद में पता चलेगा कि इसको इसके फॉर्म में तो रूरल एरिया मतलब रूरल सर्टिफिकेट का वेटेज ही नहीं मिल रहा है। अब वो क्यों नहीं मिल रहा है, मैं थोड़ा सा तुम्हें बताने की कोशिश करूंगा इनके सर्टिफिकेट के माध्यम से। यहां पे मैं तुम्हें दिखाता हूं रूरल एरिया वालों का जो सर्टिफिकेट है। मैं पिछली बार देखा ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले सब दौड़ दौड़ के, जिनका स्कूल गांव में है या जिनका स्कूल जो है उसमें है, नगर पालिका के अंदर नहीं है, वो सारे बनवा के लेके आए थे, और उनका सर्टिफिकेट यूटिलाइज ही नहीं हो पाया था। आसान नहीं होता है भैया, डीएम साहब के चक्कर लगाने पड़ते हैं इस चीज को वेरीफाई करने के लिए, स्कूल में भी जाके प्रिंसिपल साहब के केबिन के चक्कर लगाने पड़ते हैं ताकि रूरल वेटेज का फायदा मिल सके। अब होता क्या है कि 3% का वेटेज मिलता है इन लोगों को। अब रूरल वेटेज का क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र
में अगर आपका विद्यालय है तो आपको रूरल वेटेज का फायदा मिलेगा। इसमें क्या है कि सबसे पहला आपको साइन लेना पड़ेगा प्रधानाचार्य साहब से। आप इस फॉर्म को भरिएगा और यहाँ पे विद्यालय का मुहर, स्कूल का मुहर, प्रधानाचार्य का सिग्नेचर वगैरह लगेगा और इसको जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला अधिकारी दोनों से प्रमाणित करवाना पड़ेगा कि हाँ भाई आपका जो स्कूल है वो क्या बोलते हैं रूरल एरिया में आता है। अब इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कहते हैं कि जैसे रूरल वेटेज का क्या है, इसका कहना है कि अगर आप कोई और कैटेगरी ले रहे हो, किसी और कैटेगरी का बेनिफिट ले रहे हो तो रूरल वेटेज का बेनिफिट आपको नहीं देंगे। अब इसमें क्या होता है कि रूरल वेटेज 3% का वेटेज मिलता है। अब ये किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इसका कोई फॉर्मूला या कुछ भी इन लोगों ने नहीं निकाला है। पहले क्या हुआ करता था, पहले एकेटीयू अपना एग्जाम लेती थी, यूपीएस डबल ई करके अपना एग्जाम लेती थी। अब उसमें लगभग आई थिंक 600 नंबर का पेपर हुआ करता था, आई थिंक 600 या 500 का पेपर हुआ करता था हमारे टाइम। तो वहां पे क्या होता था ना, 3% का वेटेज मिलता था। अब वहां पे समझ में आ रहा है कि यार अगर 100 नंबर का पेपर है तो मुझे 3% का वेटेज मिल रहा है, तो मेरे को समझ में आ रहा है कि मेरे मार्क्स थोड़े से 3% से और बढ़ जाएंगे। यहां पे किस तरीके से कैलकुलेट करता है डजन नो। और दूसरा क्या है कि रूलर में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप किसी और का बेनिफिट ले रहे हो, किसी और कैटेगरी सब कैटेगरी का बेनिफिट ले रहे हो, तो आपको ये रूलर वेटेज का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट बात है। तो रूलर सर्टिफिकेट किसको बनवाना है, किसको नहीं बनवाना है, ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि 3 लोगों के सिग्नेचर चाहिए, अच्छा खासा आपको दौड़ना पड़ता है। बाकी हमें टीसी चाहिए होगा, टीसी फॉर्म भरते टाइम नहीं चाहिए होगा, वो बाद में चाहिए होगा। अगर आप किसी और बोर्ड से हो तो माइग्रेशन चाहिए होगा, माइग्रेशन भी अभी नहीं चाहिए होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे चाहिए होगा। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बाद में चाहिए होगा, अभी नहीं, फॉर्म भरने टाइम में चाहिए होगा। उसके बाद से मेडिकल सर्टिफिकेट है। मेडिकल सर्टिफिकेट का इन लोगों ने क्या कर रखा है, एक फॉर्मेट दे रखा है। इसमें आप सीएमओ से या किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्टर से आप साइन करवा सकते हो। मेडिकल सर्टिफिकेट एग्जैक्टली कैसा बनाना है उस पर मैंने लास्ट ईयर भी वीडियो बनाया था, मैं उसकी लिंक नीचे दे दूंगा। फॉर्मेट वही है। उसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये डॉक्टर लिख के देगा कि आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए सुटेबल हो, मतलब वो सर्टिफाई करता है कि कैंडिडेट इज सुटेबल और कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर इंजीनियरिंग एडमिशन। उसके बाद गैप सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा। कब बनवाना पड़ेगा वो बात की बात है, वो हम देखेंगे गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होता है। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा, लेकिन एंटी रैगिंग जो होता है वो एडमिशन होने के बाद बनवाना पड़ता है, पहले बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसका आपको A to Z ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो मामला खराब हो जाएगा। और सारे के सारे जैसे इन्होंने रूलर वेटेज वाला ये थोड़ा सा पढ़ लेना, इसमें बोल रखा है कि 3% का टोटल मार्क्स, मतलब एंट्रेंस में जितना मार्क्स ऑब्टेन किया है उसका टोटल 3% का वेटेज क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे। अब इंपॉर्टेंट बात है कि यहां ना तो एंट्रेंस हुआ, और अगर एंट्रेंस हुआ भी तो उसका कोई मार्क्स ही नहीं आया, मतलब जेई से ले रहे हैं, जेई हुआ तो जेई का मार्क्स तो इन्हें खुद ही नहीं पता है कि इनका कैंडिडेट कितना लेकर आया। अब परसेंटाइल पर किस तरीके से 3% का वेटेज लगाते हैं, इसका कोई फॉर्मूला इन लोगों ने नहीं दिया है। हालांकि मैंने इस पर काफी गहन अध्ययन किया और मेरे को पता नहीं चल पाया कि एग्जैक्टली किस तरीके से ये चीजें कैलकुलेट यहां पर हो रही हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और इंपॉर्टेंट लाइन है कि रूलर वेटेज इज नॉट अप्लीकेबल फॉर द कैंडिडेट अंडर यूपीजीडी एंड अंडर यूपीजीडब्ल्यूएस कैटेगरी कैटेगरी डिफाइंड इन द क्लास 4.3 एंड 4.8। तो ये थोड़ा सा जो है आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये लाइन जो है दैट इज द इंपॉर्टेंट। ओके तो ये है। अब थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये यूपी क्या है और यूपीजीडी क्या है। तो यूपीजीडी मतलब वो कैंडिडेट जो है तो यूपी के ही जनरल कैंडिडेट है, लेकिन इन्होंने 12th क्या कर लिया है, बाहर से कर लिया है, यूपी के बाहर से कर लिया है, तो इनको बोलते हैं अपन यूपीजीडी। इनको ये ओपन कैंडिडेट होने के बावजूद भी इनको रूलर वेटेज नहीं मिलेगा, चाहे स्टेट से बाहर एक गांव के स्कूल से पढ़े हो या शहर के स्कूल से पढ़े हो। किनको मिलेगा, तो सिर्फ यूपीजी वालों से मिलेगा, जो मतलब ऐसे जनरल कैंडिडेट जिन्होंने 12th यूपी से किया है। दूसरी क्राइटेरिया है कि ये यूपी के हैं, ओपन है, और चूंकि इन्होंने 12th क्या कर रखा है, यूपी के अंदर से ही कर रखा है, और अगर इनका ये स्कूल जो है नगर पालिका के अंदर नहीं आता है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आता है, तो उनको 3% का वेटेज मिल रहा होगा। एक और चीज थोड़ा सा मैं डिस्कशन करना इसमें रह गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र। अब क्या है कि देखो, जो बच्चे अदर स्टेट के हैं, अगर उन्होंने 12th से यूपी कर मतलब अगर उन्होंने 12th यूपी से कर लिया है तो भी वो एज अ होम स्टेट कंसीडर किए जाएंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा है यूपी का है, अगर उसने यूपी से 12th करने के बजाय आउटसाइड यूपी से 12th किया है, तो भी उसको क्या किया जाएगा, एज अ होम स्टेट कंसीडर किया जाएगा। उनको यूपी जीडी की कैटेगरी में रखा जाएगा, यूपी जी के बजाय। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उनको एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, लेकिन अपना नहीं लगाना है, अपने मम्मी पापा किसी का भी लगाना है। तो यहां पे ग्लिच आ जाता है। देखो ग्लिच क्या आता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं,
जैसे अपना मान लो अपना कोई कैंडिडेट है, हमने क्या, हम लोग अब यहाँ पे काउंसलर बहुत अच्छा दिमाग लगाते हैं। दिमाग क्या लगाते हैं कि दिल्ली से करा दिया 12th, अब वो क्या हो गया कि दिल्ली में होम स्टेट कोटा भी लग गया, यूपी का भी होम स्टेट कोटा क्लेम कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि भाई साहब उसने डोमिसाइल बनवा लिया अपने पापा का, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा के यहां पर भी होम स्टेट हो गया, वहां पे भी होम स्टेट हो गया, और जोसा में भी दिल्ली का होम, एनआईटी दिल्ली में होम स्टेट लग गया। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से कर लिए 12th, क्योंकि वहां पे एनआईटी में बड़ा लो रैंक आता है, वहां से 12th कर लिया, वहां से 12th कर लिया, यूपी का भी डोमिसाइल, मतलब आईटी, एनआईटी, बीआईटी, एचबीटीयू और ट्रिपल एमयूटी में यहाँ का भी पापा का डोमिसाइल बनवा के यहाँ पे भी होम स्टेट लगवा लिया, और वहां जोसा में भी है होम स्टेट लगवा लिया। दोनों का फायदा। कई बार बच्चा ऐसा करता है कि ईडब्ल्यूएस वाले खासकर ट्रिची वगैरह में एडमिशन लेने के लिए, सूरतकल में एडमिशन लेने के लिए 12th कहां से कर लिया? साउथ से कर लिया। अब वहां क्या है कि 3-3, 4-4, 5-5 लाख रैंक पर ट्रिची और कालीकट में, एनआईटी ट्रिची और कालीकट में एडमिशन हो जाता है ईडब्ल्यूएस वालों का, क्योंकि वहां ईडब्ल्यूएस के लोग हैं ही नहीं, गरीबी ही नहीं है। तो वहां पे क्या है कि बच्चे को जोसा में भी फायदा मिल गया, और अगर बहुत खराब मामला हो गया तो भी कोई बात नहीं है, यहां पर डोमिसाइल बनवा के लगवा लिया और यहां का भी फायदा लगे। तो ये कुछ लूप होल्स हैं जिसका लोग जबरदस्त फायदा उठाते हैं। और जब तुम सिस्टम को समझोगे तो यू विल रियलाइज कि यार हम तो मर मर के रैंक लेकर आ रहे हैं, हमसे ज्यादा फायदा तो उन लोग उठा रहे हैं जो दिमाग लगा रहे हैं। मतलब पढ़ाई जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ दिमाग लगाना और भी ज्यादा जरूरी है। जिसने बढ़िया दिमाग लगा लिया वो तुमसे लो रैंक पर भी बढ़िया कॉलेज लेके गया, और तुम देखते रह गए, क्योंकि तुम्हें आइडिया ही नहीं था, तुम सिर्फ घिसते रह गए। घिसना जरूरी है, उसके बिना तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। और स्मार्ट पेरेंट्स इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं। उन्हें पता है कि उनका बच्चा भले अच्छा कर रहा है और कर लेगा, वो बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन अगर 1% कोई चांस है ना, तो वो हाथ से जाना नहीं चाहिए। और यही नहीं, अभी आगे भी चांस है, लेकिन तुम्हें नहीं पता होगा। और इसी के लिए संदीप भैया लेकर आए हैं एकेटिव काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम। यूपी एक ऐसी काउंसलिंग है जहां पे मैं हाईली मोटिवेटेड एंड फुल कॉन्फिडेंस में रहता हूं कि अगर 8-10 लाख रैंक वाला भी बच्चा मेरे सानिध्य में आया तो एडमिशन जरूर करा दूंगा, और कराया भी हूं पूरा। मैं तो ऑफर लेटर के साथ बात करता हूं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी फर्जी बोल रहा हूं। 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 12-12 लाख रैंक पे हमने एडमिशन कराया है, 13-13 लाख रैंक पर भी एडमिशन हुआ है। तो क्या है कि लो से लो रैंक पर भी हम लोग यहाँ एडमिशन करा देते हैं। अब बात है कि बच्चों को ये नहीं पता होता, क्योंकि डेटा ही अवेलेबल नहीं है इतना ज्यादा ऑनलाइन। अब डेटा अवेलेबल नहीं है तो बच्चों को आइडिया नहीं लग पाता है, पर हमें तो बहुत बढ़िया आइडिया रहता है कि कैसे इसमें खेलना है। तो मैं आपसे एक बात बोलूंगा कि देखो 2000 का काउंसलिंग प्रोग्राम है, और इसमें तुम्हें मिलता है एक पर्सनल मेंटर जो आपको गाइड करता है कि आपके रैंक पर क्या मिल जाएगा, क्या आपके लिए बढ़िया है, क्या आपके लिए बढ़िया नहीं है, आपको कौन सा ब्रांच वर्सेस कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, एवरीथिंग। अभी तुमने देखा होगा सीएचएमयू का रिजल्ट आया भाई, 5 लाख रैंक पर भी आराम से कंप्यूटर साइंस मिला, मैंने मतलब प्रूफ दिखाया था। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई साहब क्या करिएगा, एकेटिव काउंसलिंग प्रोग्राम आंख बंद करके लीजिए अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो, क्योंकि पूरे यूपी में एसटीबीसी से जबरदस्त काउंसलिंग सपोर्ट किसी का है ही नहीं। नॉट ओनली एकेटिव, हमने पूरे यूपी का भी एक काउंसलिंग प्रोग्राम बना रखा है जिसमें सिर्फ 500 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं, 2500 के आसपास, 2500 रुपए आसपास हमारी फीस है। और इसमें आपको एक पर्सनल मेंटर मिलता है जो एकेटिव, एमएमयूटी, एचबीटीयू, जेपी, काइट, जेएसएस, इन जो सीएसएमयू इनके काउंसलिंग के लिए आपको क्या करता है, गाइड करता है। और आप यकीन मानो एट द एंड आपको महसूस होगा कि आप खुद से जो कर सकते थे उससे काफी बढ़िया रिसर्च एसटीबीजी की है, काफी अपर लेवल की रिसर्च है, और इनका जो गाइडेंस है बहुत सुपर है। आज के टाइम में तुम जिस भी कॉलेज में, अभी तुम यूपी में अगर एडमिशन ले रहे हो ना, तो तुम जिस भी कॉलेज में जाना चाहो जाना, तुम्हारे सीनियर्स मिलेंगे, सीनियर्स के के साथ जब इंटरेक्शन होगा तो बोलना कि हाँ मैं एसटीबीजी से आया हूँ, संदीप भैया ने मेरे को इधर भेजा है, एंड यू विल फाइंड कि तुम्हारे आधे सीनियर एसटीबीजी से गए हुए हैं, या एसटीबीजी को जानते हैं, या एसटीबीजी के प्रोग्राम में थे। तो इस तरीके का यूपी में है कि मतलब हर कॉलेज में अपना बच्चा है। तो आप सारे लोगों से बोलूंगा कि आप एसटीबीजी एकेडमी ऐप, हमारा ऐप है, डाउनलोड करो। एकेटिव के कॉलेजों की इंफॉर्मेशन जल्दी हमारे वेबसाइट पर पहुंच जाएगी, हमने इसका प्रेडिक्टर भी डाल रखा है, पूरा 3 साल का तुम डेटा के साथ प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप काउंसलिंग प्रोग्राम ले लेना, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तो काउंसलिंग प्रोग्राम का जो फीस है खटाखट बढ़ जाएगा। मतलब 2 का जो प्रोग्राम है वो तुम्हें 3 में मिल रहा होगा और 4 में मिल रहा होगा। तो आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि फटाफट जाओ एसटीबीजी एकेडमी ऐप डाउनलोड करो, और कोई और समस्या हो तो बताना। और हाँ, जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट बनवा लिया अपने अपने मेंटर को भेज के वेरीफाई करवा लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बीच में तुम्हारा डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो। रिजेक्शन तो होना ही नहीं चाहिए, किसी भी तरीके की डिस्पैरेंसी नहीं आनी चाहिए आपकी काउंसलिंग वेरिफिकेशन में। तो चलो बच्चा पार्टी, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।